हम देखते हैं ये सारी बातें सुनकर रोया का अफेक्शन 5 पॉइंट से गिर जाता है। जस्टिन खड़े होते हुए बोलता है, टोनी अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम मेरे पास आ सकते थे, आखिर तुम अमीर लोगों के चेले क्यों बन रखे हो। मैं तुम्हें एक अच्छी नौकरी दे सकता हूँ, मैं भी एक काफी अमीर इंसान हूँ, अगर तुम मेरे साथ काम करोगे तो तुम काफी अच्छा पैसा कमाओगे। वही टोनी सोच रहा होता है, लाओ जिया ने सबसे पहले मुझे बेइज्जत करने का ट्राई किया, उसके बाद जस्टिन उसकी हेल्प कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि इन दोनों ने पहले से ही सारी चीजें डिसाइड करके रखी थी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मुझे इन सारी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे इन लोगों को अपनी रियलिटी दिखानी होगी। तभी टोनी हाउटियान को मैसेज करता है, मेरी विला पे जो करारी कार पड़ी हुई है उसे लेकर जियाओ होटल पे आ जाओ। फिर हम देखते हैं उन लोगों की पार्टी खत्म हो गई होती है, सब लोग बाहर निकलते हुए बोल रहे होते हैं, सच में एक 4 स्टार होटल था, खाना खा के तो मजा ही आ गया, सच में जशन काफी ज्यादा कूल बंदा है, उसने हम सभी के लिए पे भी कर दिया। वह जशन चलते हुए सोच रहा होता है, लू वेंजे और ये कमीना टोनी अब ये किसी को भी अपनी शक्ल नहीं दिखा पाएंगे, आज तो मैंने इनकी काफी ज्यादा बेइज्जती करी है और आज के साथ मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मैं जीत गया। तभी जस्टिन बोलता है, रोया क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें घर छोड़ दूं और आज की रात मैं तुम्हारा ड्राइवर बन जाऊं, और हाँ मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुमसे कभी भी छुट्टी नहीं मांगूंगा। फिर रोया बोलते है, नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। तभी होटल का एक बंदा आता है और वो बोलता है, मिस्टर जस्टिन मैं कब से आपको ढूंढ रहा था, क्या आप अपनी कार को पार्किंग से हटा सकते हैं। जस्टिन बोलता है, मैंने तुम्हारे रेस्टोरेंट को पैसा दिया है तो आखिर मैं अपनी कार को पार्किंग से क्यों हटाऊंगा। वही जो बंदा होता है वो बोलता है, हमारी पार्किंग 9 बजे के बाद में सिर्फ वीआईपी कस्टमर के लिए खुलती है और अभी हमारा वीआईपी कस्टमर आया है जो कि अपनी कार को पार्क करना चाहता है, इसी वजह से आपको मैं परेशानी दे रहा हूँ आपकी कार हटाने के लिए। फिर जस्टिन बाहर आके अपनी कार को बाहर निकाल लेता है और सोच रहा होता है कि मुझे देखना कि आखिर ये बंदा कौन है जिसके लिए मुझे अपनी कार को बाहर निकालना पड़ा। तभी वो देखता है उसके कार की जगह पे एक करारी कार खड़ी होती है और वो सोच रहा होता है ये तो वही करारी कार है जो कि मैंने सिर्फ शो में देखी है। फिर वो कार से हाउटियन को बाहर निकलते हुए देख के बोलता है, ये तो जैंग हाउटियान है। अब मुझे पता चल गया कि आखिर मुझे अपनी कार क्यों निकालनी पड़ी। इस बंदे के बारे में बोला जाता है कि ये बंदा पूरी सियोल का सबसे ज्यादा यंग अमीर बंदा है और ये तो काफी अच्छी बात है कि मैंने गुस्से में इससे कोई पंगा नहीं लिया, वरना ये मुझे खड़े खड़े बर्बाद कर देता। लेकिन तभी टोनी जाके हाउटियान से हाथ मिलाने लगता है और कहता है, हाउटियान मेरी कार को यहाँ पे लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तभी हाउटियान कहता है, आप तो मेरी फैमिली की तरह है ब्रदर, आपको थैंक्स बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है और आपकी कार डिलीवर करके मुझे ऑनरेबल फील हो रहा है। वही जस्टिन सोच रहा होता है, क्या ये कार टोनी की है और ये हाउटियान इसे इतना ज्यादा पोलाइटली क्यों बात कर रहा है। वही सारे लोग बात करने लगते हैं, क्या इतना ज्यादा अमीर है, इसके पास एक करारी कार भी है और एक करारी कार के अंदर जस्टिन के दर्जन ऑफ कार आ जाए। वही टोनी झाउटियान को बोलता है, मुझे आपको अपने कुछ क्लासमेट से मिलाना था जो भी बहुत ज्यादा अमीर बंदे हैं। वही टोनी एक क्लासमेट लाउजिया को ब्लेम करते हुए बोल रहे होते हैं, आखिर तुम क्या बात कर रही थी, तुम कह रही थी कि टोनी यहाँ पे अमीर बंदों के पीछे घूमता है, पर देख के तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा। वही रोया सोच रही होती है, लगता है जस्टिन और लाउजिया मिलके टोनी को बेइज्जत करने का प्लान बनाया था, लेकिन इस बंदे ने खुद के पास इतना सारा पैसा होने के बावजूद भी खुद को डिफेंड नहीं किया। ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग इंसान है और रोया के अफेक्शन 15 पॉइंट से बढ़ गए होते हैं। तभी टोनी बोलता है, रोया क्या मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ सकता हूँ, और रोया बोलती है ठीक है, और फिर वो दोनों चले जाते हैं। और लू वेंजे झाउटियान से बोलता है, आपने यही बोला ना कि जस्टिन की वेल्थ में और टोनी की वेल्थ में इतना अंतर है जितना कि इंसान और कुत्ते के बीच में। और ये सारी बातें सुनकर जस्टिन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं रोया को जो कि सोच रही होती है, टोनी की कार देख के मैं कुछ ज्यादा ही खुश हो गई थी, लेकिन अगर मैं सच बताऊं तो मैं टोनी को अच्छे से नहीं जानती, लेकिन फिर भी मैं उसे कार में ऐसे ही बैठ गई, क्या पता ये मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। तभी टोनी बोलता है, मैं काफी देर से ध्यान दे रहा हूँ, तुम्हारा जो ये पेंडेंट है वो तो डिका ओटामैन है। फिर रोया बोलती है, क्या तुम इसको जानते हो। टोनी बोलता है, हाँ मुझे भी ओटामैन सीरीज देखना काफी ज्यादा पसंद था, मुझे इसकी ट्रांसफॉर्मेशन काफी ज्यादा कूल लगती थी। फिर रोया बोलती है, हाँ मुझे भी, मैं बचपन से ये शो देखते हुए आ रही हूँ और सबसे बेकार बात तो ये है कि मेरी एज की कोई भी लड़की ये शो नहीं देखा करती थी। और फिर ऐसे ही करके वो लोग आपस में बात करने लगते हैं। वही टोनी सोच रहा होता है, मुझे लगा नहीं था कि रोया का इतना ज्यादा खुशमिजाज साइड होगा, ये ज्यादातर हमेशा कोल्ड ही रहती है। मुझे इसको खुश देख ऐसा लग रहा है कि मुझे इसकी ब्यूटी को प्रोटेक्ट करना चाहिए और पता नहीं क्यों पर मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है कि मैं प्यार में पड़ चुका हूँ। फिर टोनी रोया को बाय बोलते हुए बोलता है, तुमसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा, तुम बाकी क्लासमेट से काफी ज्यादा अलग थी। रोया बोलती है, तुम मुझे रोया बोल सकते हो और मुझे मेरे घर तक ड्रॉप करने के लिए शुक्रिया। फिर वो दोनों ही हंसने लगते हैं। टोनी को जाते हुए देख के रोया सोच रही होती है, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग इंसान है, इसने मुझे बाकियों की तरह जज नहीं किया, ये उन बेकार लड़कों से बिल्कुल अलग है जो भी खुद को बॉसी दिखाते हैं और कूल बनने का एक्ट करते हैं। फिर रोया अपने घर के अंदर आती है। रोया की मम्मी उसे बोलती है, मैंने तुम्हें बोला है ना ज्यादा देर तक बाहर मत घुमा करो, और तुम उस डेट के बारे में क्या सोच रही हो जिसे मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा था। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे पापा की कंपनी काफी ज्यादा बुरी हालत में है और जो हान फैमिली की इन्वेस्टमेंट है वो काफी ज्यादा जरूरी है और हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमें करना ही होगा। फिर रोया हंसते हुए बोलती है, मॉम क्या मेरी खुशी और मेरी हैप्पीनेस मैटर नहीं करती, मुझे उस हान फैमिली के लड़के से शादी नहीं करनी है। तभी रोया की मम्मी बोलती है, हमने बचपन में तुम्हें पालने में तुम्हारे ऊपर बहुत सारा खर्चा किया है,
तुम्हें खाने, पहनने और खेलने से लेकर तुम्हें जो भी कुछ चाहिए होता था हमने सब कुछ दिया। और अगर आज तुम्हारी फैमिली की हालत ठीक नहीं है तो तुम अपनी फैमिली की हेल्प भी नहीं कर सकती। मुझे पता है जो हान गैंग है वो बिल्कुल भी ठीक इंसान नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि शादी के बाद सुधर जाते हैं। और क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी मॉम बाकियों के सामने अपने घुटनों पे गिड़गिड़ाए? रोया रोते हुए बोलती है, ठीक है मम्मी, मैं समझ गई। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं टोनी को जो कि अपने चैट ग्रुप पे मैसेज पढ़ रहा होता है। तभी उनमें से एक बंदा मैसेज करता है कि बहुत बड़ी खबर है। टोनी कह रहा होता है कि आखिर हाउटिया ने क्या मैसेज किया है, और हम देखते हैं उसने रोया और हान फैमिली के लड़के की शादी के बारे में पोस्टर भेजा होता है। टोनी कहता है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये तो रोया है। उसने मुझे बताया था कि वो किसी के साथ में ब्लाइंड डेट पे जाने वाली है, पर शादी ये तो हो ही नहीं सकता। और मैंने रोया को 3 साल तक स्कूल में देखा था, और यही वो मेरी उम्मीद है जिसकी वजह से मैं स्कूल में पढ़ता भी था। आज तक मैं ऐसा बंदा बन के रहा जो कि सिर्फ देखता रहा, लेकिन आज मैं पहली बार आगे बढ़ के कुछ एक्शन लूंगा। तभी हम देखते हैं उसे एक आंटी देख रही होती है जो कि बोलती है ये तो टोनी है। और उसके पास एक बंदा खड़ा होता है और वो बोलता है ये बड़े शॉर्ट्स और बिग स्लीव्स पहनता है, ये लड़का टोनी है। फिर वो आंटी टोनी को रुकाते हुए उसको अपना कार्ड देती है। कहती है हेलो टोनी, मेरा नाम है सेंसुई और क्या तुम एक इंटरनेट इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो? टोनी उसे मना करते हुए आगे बढ़ जाता है। वो आंटी कहती है इसने मुझे इतनी जल्दी मना कर दिया, क्या इसने किसी और कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है? फिर वो आंटी टोनी का पीछा करते हुए बोलती है हमारी एक एमसीएम कंपनी है, हम लोग काफी ज्यादा पावरफुल लोग हैं, हमारी सैलरी भी काफी ज्यादा अच्छी है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारी कंपनी के पास में मिस्टर स्टार्क है जो कि एक बहुत ही बड़े टाइकून है, और वो हमारी कंपनी के पीछे अंधाधुंध पैसा खर्च करते हैं। अगर तुम हमारे साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करते हो तो याद रखना टोनी स्टार्क तुम्हारे साथ में कुछ भी कर सकते हैं। वही टोनी सोच रहा होता है आखिर ये कैसी औरत है, ये अपने प्रोफेशनल काम के अंदर मेरा नाम क्यों ऐड कर रही है, और इस कंपनी की वजह से मुझे भी अपने काम में लेट हो रहा है, और लगता है इसको लग रहा है कि मैं इसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन लगता है इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। तभी टोनी वाले मैसेज करते हुए बोलता है क्या यहाँ पे कोई झूमेंग मीडिया कंपनी को जानता है? यहाँ पे एक सेंसुई नाम की लड़की है जो कि मुझे परेशान कर रही है और मुझे मेरा ही नाम लेकर डरा रही है। तभी मिस्टर होंग बोलते हैं रुके मैं चेक करता हूँ। झाउटियान बोलता है मिस्टर स्टार्क आप 2 सेकंड रुकिए, अगर आप मुझे बोलेंगे तो मैं इस कंपनी को सीईओ से गायब करवा दूंगा। वही सेंसुई बोल रही होती है क्या तुमने कुछ सोचा लड़के? तभी सेंसुई के फोन पे बॉस का कॉल आता है और वो सोच रही होती है बॉस क्यों कॉल कर रहा है, और हम देखते हैं उसके बॉस होता है मिस्टर होंग जो कि बोलते हैं जल्द से जल्द वापस आ जाओ। फिर टोनी आगे बढ़ते हुए सोच रहा होता है हान ग्रुप में तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम मुझसे मेरी लड़की को नहीं चुरा सकते। वही हम देखते हैं रोया को जिससे उसकी मदर बोल रही होती है तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, ये सिर्फ एक ब्लाइंड डेट है और हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी युआन हांग कंपनी बर्बाद हो चुकी है और तुम्हारे पापा भी थक चुके हैं लोगों से हेल्प मांग मांग के। इस वक्त सिर्फ अंकल हांग ही है जो कि हमारी हेल्प करने के लिए रेडी हुए हैं, और एक ब्लाइंड डेट तो बिल्कुल ही बड़ी रिक्वेस्ट नहीं होती ना, तुम उसे अच्छा दोस्त तो बना ही सकती हो। तभी रोया के फोन पे टोनी का मैसेज आता है कि तुम कहाँ हो? रोया मैसेज करते हुए बोलती है मैं रॉयल होटल जा रही हूँ, वहाँ पे मैं किसी से मिलने के लिए जा रही हूँ। टोनी बोलता है अगर तुम पहुँच जाओ तो तुम मुझे अपनी लोकेशन भेज देना। वही रोया सोच रही होती है टोनी को कैसे पता कि मैं ब्लाइंड डेट पे जा रही हूँ, काश उसका मीने हांग गैंग की जगह टोनी होता। तभी रोया के फादर बोलते हैं रोया मेरी बात सुनो, आज तक तुम्हारे डैड ने तुमसे कोई भी काम करने के लिए नहीं कहा, लेकिन आज चाहे कुछ भी हो जाए शांत रहना, बस ये मानना कि तुम अपने फादर की हेल्प कर रही हो। रोया बोलती है ठीक है डैड मैं समझ गई। सीन चेंज होता है, मैं रॉयल होटल का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर हान का एक बंदा रोया की फैमिली को रिसीव करने के लिए आया होता है। वो कहता है मिस्टर जाओ सेन आपका स्वागत है, रूम नंबर 305 में मिस्टर हान आपका वेट कर रहे हैं। वही मिस्टर हान का सेक्रेटरी सोच रहा होता है मैंने सुना है रोया काफी ज्यादा सुंदर है, लेकिन मैं इनको देखने के बाद बता सकता हूँ कि मैंने जो सुना है ये उससे ज्यादा सुंदर है, लेकिन मुझे इसके लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। इसका पूरा फ्यूचर उस मोटे के बेड पे खत्म होगा, वो बिल्कुल भी इसको डिजर्व नहीं करता। वही रोया सोच रही होती है ये तो सिर्फ एक ब्लाइंड डेट है ना, आखिर मेरे फादर इतने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके क्यों चल रहा है। फिर जैसे वो लोग 305 रूम में एंटर करते हैं, अंकल हान बोलते हैं आप सभी लोगों का स्वागत है, जल्दी हम लोगों का परिवार एक परिवार होने वाला है। और हम देखते हैं रोया के फादर जाओ सेन ने सारे डॉक्यूमेंट्स को उसके टेबल पर रख दिया होता है। रोया सोच रही होती है फादर क्या करने की सोच रहे हैं। फिर हमें अंकल हान के बारे में बताया जाता है जो कि पूरे सियोल के सबसे ज्यादा पावरफुल लोगों में से एक है। वो एक बहुत ही बड़ी कंपनी को ओन करते हैं और ब्लैक और व्हाइट बहुत सारी इंडस्ट्रीज में उनका पैसा लगा हुआ है। सभी लोग कहते हैं ये एक ऐसे इंसान है जो कि अपनी प्रॉफिट के अलावा कुछ भी नहीं सोचते। तभी अंकल हान रोया को बोलते हैं रोया तो बहुत बड़ी हो गई हो। रोया बोलती है अंकल हान मुझे आपसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। साथ ही वो टोनी को मैसेज कर देती है कि मैं कॉन्फ्रेंस रूम 305 में हूँ। तभी हान गैंग आगे बढ़ते हुए रोया का हाथ पकड़ लेता है, कहता है रोया मैं तुमसे मिलने के लिए काफी ज्यादा बेताब था, मैंने तुम्हें लास्ट कॉकटेल पार्टी के अंदर देखा था, उसके बाद से मैं ना ठीक से सो पाया हूँ ना खा पाया हूँ। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मेरे जो फादर है वो तुम्हारी फैमिली की अच्छी तरीके से हेल्प कर देंगे ताकि तुम इस मुश्किल समय से बाहर निकल सको। फिर रोया बोलती है हाँ हेल्प के लिए शुक्रिया। फिर हान गैंग बोलता है रोया तुम इतनी पोलाइट क्यों हो रही हो। फिर वो उसको पीछे से जोर से पकड़ते हुए बोलता है कुछ देर में हम एक फैमिली बनने वाले हैं। फिर रोया उसके हाथ को अपने ऊपर से हटा देती है और बोलती है यहाँ पे इज्जत से पेश आओ।
क्या तुम्हें बिहेव करना नहीं आता? फिर रोया के फादर बोलते हैं रोया हांग गैंग के साथ में अच्छे से बिहेव करो। वही रोया सोच रही होती है डैड आप सही नहीं कर रहे। फिर रोया के फादर बोलते हैं मिस्टर हान मेरी बेटी थोड़ी गुस्से वाली है और इसकी बातों का बुरा मत मानिएगा और मुझे ऐसा लगता है कि हांग गैंग और मेरी बेटी एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट रहेंगे। अंकल हान बोलते हैं हाँ मुझे भी इसकी बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। चलिए एक साथ में बैठ के एक बार वो कॉन्ट्रैक्ट देख लेते हैं। फिर वो सेक्रेटरी बताता है कि ये एक इक्विटी ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हान फैमिली जाओ फैमिली को $100 मिलियन देगी जिससे कि वो जुआन हांग फैमिली के 20% शेयर को खरीदेंगे। इसके बदले में रोया को हांग किंग से शादी करनी पड़ेगी और जो $100 मिलियन है वो आपको टुकड़ों में दिया जाएगा। लास्ट पेमेंट आपको तब मिलेगी जब रोया और हांग गैंग का बच्चा हो जाएगा। तभी रोया को कॉन्ट्रैक्ट छीनते हुए बोलती है क्या शादी बच्चे आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है? और फादर आपने तो बोला था कि ये एक ब्लाइंड डेट होगी लेकिन आप तो मुझे बेच रहे हैं। तभी रोया की मॉम आगे बढ़ते हुए बोलती है रोया शांत हो जाओ। रोया बोलती है मैं शांत नहीं हो सकती, मुझे पता है ये हांग गैंग ड्रग्स लेता है, गैम्बलिंग करता है और ड्रिंक भी करता है और ये बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है, मैं इसे शादी नहीं कर सकती। तभी रोया के फादर रोया को थप्पड़ मार देते हैं। कहते हैं हमारी जाओ फैमिली बहुत ज्यादा दिक्कतों में है लेकिन इतने मुश्किल टाइम में भी तुम सिर्फ खुद का सोच रही हो, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? रोया बोलती है मैं खुद के लिए नहीं सोच रही, आप मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तभी रोया की मॉम बोलती है रोया मेरी बात सुनो, तुम्हारे डैड जो भी कर रहे हैं वो हमारी फैमिली के लिए कर रहे हैं और तुम बचपन से ही बहुत ज्यादा समझदार रही हो, अगर हमारी कंपनी फेल हो गई तो हमारी फैमिली भी फेल हो जाएगी। रोया बोलती है मॉम आप ऐसे बिहेव क्यों कर रही हैं? अगर हमारी लग्जरी लाइफ खत्म भी हो जाती है तो हम लोग साथ में मिलकर काम करेंगे, आप मैं और डैड मिलकर पक्का से कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। लेकिन तभी रोया की मॉम अपने घुटनों पे आ जाती है और कहती है प्लीज अपने मॉम के ऊपर थोड़ी सी दया दिखा दो। ये चीज देख के वहाँ पे सभी लोग शॉक्ड हो गए होते हैं। रोया बोलती है मॉम प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज खड़े हो जाइए। तभी रोया की मॉम बोलती है नहीं तुम्हारी मॉम एकदम हेल्पलेस है, जब तक तुम शादी के लिए हाँ नहीं बोलोगी तब तक मैं खड़ी नहीं होंगी। तभी हान ने आगे बढ़ते हुए बोलता है रोया मैं तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करता हूँ, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तुम्हें काफी अच्छे तरीके से रखूंगा और वैसे भी तुम्हारी मॉम को ऐसे बिहेव करते हुए देख के मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, बस तुम मान जाओ। वही रोया रोते हुए सोच रही होती है क्या यही मेरी डेस्टिनी है? मैं एक अमीर फैमिली में बोर्न हुई और अब मुझे पिंजरे में कैद होकर हमेशा रहना होगा। फिर रोया रोते हुए बोलती है मॉम मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगी। तभी रोया की मॉम बोलती है सच में तुम काफी अच्छी बच्ची हो और रोया के डैड भी बोलते हैं मुझे माफ करना, मैं अभी बहुत गुस्सा हो गया था। फिर अंकल हान बोलते हैं अगर यहाँ पे सब कुछ ठीक हो चुका है तो हम लोग को भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेना चाहिए और रोया के फादर बोलते हैं हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट तो सबसे ज्यादा जरूरी है। अंकल हान बोलते हैं अगर कॉन्ट्रैक्ट से पहले इन लोगों की शादी हो जाती तो आपको शायद जल्दी पैसे मिल जाते। वही हांग गैंग सोच रहा होता है तुमने मुझे काफी नीचे देखा है लेकिन तुम्हारे से कोल्ड ब्लडेड लड़की को अपने बेड पर देख के मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। और वो लोग डील की बात कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर गेट टूटता है जिसको देख के सभी लोग शॉक हो जाते हैं और हम देखते हैं वहाँ पर टोनी आ गया होता है। टोनी बोलता है आखिर कौन वो कमीना है जो कि मेरी रोया को मुझसे दूर लेके जा रहा है। वही रोया सोच रही होती है सच में टोनी यहाँ पे आ गया। तभी हान गैंग आगे बढ़ते हुए बोलता है कमीने तू कौन है, लगता है तेरे जीने की इच्छा नहीं बची, इसी वजह से तू यहाँ पे ऐसे ही आ गया। तभी टोनी हांग गैंग को एक मुक्का मार देता है और कहता है सुअर की शक्ल वाले मुझसे दूर रहे। तभी हांग गैंग बोलता है तूने मुझे मारा, तेरी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? ये बोलते वो अपने दोनों बॉडीगार्ड को आगे भेज देता है और वो बॉडीगार्ड बोल रहे होते हैं आखिर तू है कौन जिसने मिस्टर हान को मार दिया? टोनी बोलता है तुम मुझसे मेरी आइडेंटिटी पूछ रहे हो, यहाँ पे ऑलरेडी 2 महान लोग हैं ना, एक वो जो अपनी बेटी को बेच रहा है और दूसरा वो जो किसी की बेटी को खरीद रहा है। और अगर तुम लोगों में हिम्मत है तो मुझे छू के दिखाओ, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हारी फैमिली को पूरी सियोल से गायब करवा दूंगा। तभी अंकल हान अपने बॉडीगार्ड को बोलते हैं रुक जाओ। साथ ही वो सोच रहे होते हैं जो मेरी और जाओ फैमिली की ट्रांजैक्शन है उसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं और जो अमीर लोग जानते हैं उनको तो सिर्फ ये पता है कि एक ब्लाइंड डेट है। आखिर ये बंदा कौन है जिसको क्लियरली पता था कि हम लोग यहाँ पे शादी के लिए मिल रहे हैं? इसकी आइडेंटिटी सिंपल तो नहीं हो सकती। फिर अंकल हान आगे बढ़ते हुए बोलते हैं मुझे नहीं पता बच्चे तुम किस नोबल फैमिली से बिलोंग करते हो और क्या तुम मुझे बताओगे तुम किस फैमिली से बिलोंग करते हो? टोनी बोलता है आप इतने क्वालिफाइड नहीं है कि मैं आपको अपनी फैमिली के बारे में बताऊं। हान गैंग बोलता है तुम्हारे मेरे फादर से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? तभी अंकल हान बोलते हैं चुप हो जा कमीने, कुछ भी करने से पहले 2 बार सोचना क्योंकि तुम्हारे सामने जो बंदा खड़ा है वो पता नहीं कौन हो सकता है। तभी टोनी रोया को बोलता है तुम टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, मैं तुम्हें बचा लूंगा। फिर टोनी उस कॉन्ट्रैक्ट को देखने लगता है और रोया के फादर कह रहे होते हैं आखिर तुम कॉन्ट्रैक्ट के साथ में क्या कर रहे हो? टोनी बोलता है लगता है मिस्टर जाओ को अपनी बेटी की कोई कदर नहीं है, इसी वजह से वो $100 मिलियन में अपनी बेटी को बेच रहे हैं, साथ ही अपनी कंपनी के 20% शेयर को भी बेच रहे हैं। लगता है ये बंदा पागल हो चुका है क्योंकि ये बूढ़ा हो चुका है। अगर इसको डील ही चाहिए तो मैं इसको एक डील देता हूँ, मैं इसके 60% शेयर खरीदूंगा, वो भी $500 मिलियन में। ये सुन के वहाँ पे सभी लोग शॉक्ड हो गए होते हैं। अंकल हान सोच रहे होते हैं इसने $500 मिलियन कैश की बात ऐसे ही कर दी, ऐसी बातें करने के लिए भी कम से कम आपके पास $10 बिलियन के एसेट्स होने चाहिए। और मैं हान सेंस हुई, मैंने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है लेकिन ये पहली बार है जब मैं किसी को पढ़ नहीं पा रहा। वही रोया के फादर सोच रहे होते हैं $500 मिलियन,
इतने पैसों से मैं अपनी कंपनी को सिर्फ बचा नहीं सकता, मैं उसको आगे ही बढ़ा सकता हूँ। फिर टोनी बोलता है मुझे 500 मिलियन के बदले में सिर्फ शेयर्स ही नहीं चाहिए, मेरी एक और रिक्वेस्ट थी। फिर वो रॉय की तरफ अपनी फिंगर पॉइंट करता है। ये देख के रॉय भी सोच रही होती है क्या टोनी